का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको UPSI का जो नोट्स है उनके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। UPSI महासंग्राम 2021 नोट्स UPSI सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी के सभी किए कवर गए हैं। लगभग 250 PDF का जो संग्रह है वो टॉपिक टू टॉपिक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थाओं जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसी नंबर पर अगर आपको अधिक सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स से रिलेटिव, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ऑप्शन है आपके पास ज्वारीय वन, कटक वन, पर्वतीय वनस्पति या फिर टेगा वनस्पति। आपको बता दें कि जो सुंदर वृक्ष है यह एक प्रकार की जो वनस्पति है यह है ज्वारीय वन की। ज्वारीय वन की ही सुंदर वृक्ष एक प्रकार की वनस्पति है। आइए देखते हैं। ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मिलती है। आपको याद रखना है यह भारत के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इसमें मिलती है क्या? ज्वारीय वनस्पति। इसके बाद देखेंगे पूर्व तट के क्षेत्र गंगा, गोदावरी, कृष्ण आदि के निम्न डेल्टाई भाग में उच्च समुद्री ज्वार का पानी जमा होता है और इस पानी से यहाँ की भूमि दलदली हो जाती है। जहाँ का सुंदरवन ज्वारीय वनस्पति का प्रमुख उदाहरण है। जो बंगाल है वहाँ का जो सुंदर वन है यह क्या है? वनस्पति का प्रमुख उदाहरण है। मैंग्रोव और सुंदरी के वृक्ष प्रमुख क्या होते हैं? ज्वारीय वृक्ष होते हैं। आपको याद रखना है एक मैंग्रोव और जो सुंदरी के जो वन होते हैं यह क्या होते हैं? यह ज्वारीय वृक्ष होते हैं। आपको याद रखना है यह भी चीज़ की जो भारत के पूर्व तटीय क्षेत्र में ही ज्वारीय वनस्पति प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केबुल लामाजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? ऑप्शन आपके पास मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या फिर असम। आपको बता दें कि जो केबिल लामाजाओ है जो कि विश्व का एकमात्र क्या है? अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह मणिपुर में स्थित है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है यह क्या है? तो यह विश्व का इंपॉर्टेंट हो गया, यह विश्व का है तो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आइए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। मणिपुर विष्णुपुर जिले में स्थित है। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील का अभिन्न हिस्सा है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल कितना है? जिसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है कि केबुल जो लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? यह भारत के मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में है, जो कि क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरा प्रभाव है। ऑप्शन आपके पास वन संपत्ति की क्षति, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश या फिर मृदा अपरदन। आपको बता दें कि अत्यधिक जो वनोन्मूलन इसमें सबसे अधिक अत्यधिक जो खतरनाक प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जंगली जानवर है उनके निवास स्थलों का नाश होगा। आप सभी जानते हैं कि जो जंगली जानवर है वो जंगल में ही रहता है, परंतु अगर इस तरीके से होता रहा तो क्या होगा? उनकी जो जंगली जानवर है उनका जो निवास स्थल है इसका नाश होगा। आइए देखते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अत्यधिक खतरा जो कि खतरनाक प्रभाव है वह जंगली जीवों के निवास स्थलों को नाश है। इस पे क्या होगा? अन्य जो विकल्प है इनका प्रभाव पड़ता है, परंतु सर्वाधिक जो प्रभाव है वह किस पर पड़ेगा? सर्वाधिक जो प्रभाव है वह जंगली जीवों के निवास स्थल को पड़ेगा। बाकी पड़ेगा सभी पे जो अन्य विकल्प है, यानी कि
वन संपत्ति में क्षति भी होगी, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति भी होगी, मृदा अपरदन भी होगा, परंतु जो सबसे अधिक हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक किस पर होगा, तो वह होगा जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निर्यात के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? ऑप्शन है आपके पास मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, हल्दी या फिर इलायची। आपको बता दें कि भारत का जो निर्यात है उसमें मद के रूप में मसाले का पूछा गया है हमसे, तो जो सूखी लाल मिर्ची है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, सूखी लाल मिर्ची का जो मूल्य है उसमें क्या है, सर्वोच्च स्थिति है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है आपके पास तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। आपको बता दें कि भारत में जो कृषि के जो दुष्प्रभावित करने वाला जो मौसम को सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, मौसम का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वह है वृष्टि। वृष्टि ही है जो कि कृषि को दुष्प्रभावित करती है। आइए देखते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्षा यानी कि वृष्टि है। भारतीय कृषि में वर्षा के महत्व के कारण ही इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। आप सभी जानते हैं बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता हैगा। अत्यधिक बारिश होने से जो फसल होती है वह मतलब पूरी उग नहीं पाती है, उसमें उपज नहीं हो पाता है, और अत्यधिक अगर कम होगी तो उसमें भी हमारा नुकसान होगा। तो इसे क्या कहा जाता है? एक तरह से मानसून का जुआ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जादूगुड़ा का संबंध है। ऑप्शन है आपके पास लोहे के खनन से, अभ्रक के खनन से, यूरेनियम के खनन से या फिर तांबा के खनन से। आपको बता दें कि जो जादूगुड़ा है इसका जो संबंध है वह है यूरेनियम के खनन से। अब यूरेनियम के खनन से है, आइए देखते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है? झारखंड राज्य में है। आपको याद रखना है कि जो भारत की महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है? झारखंड राज्य में, जो सिंह भूमि तथा टाटानगर के समीप जादूगुड़ा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी, जो कि परिष्करणशाला है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही रिफाइनरी कहा जाता है। यह कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके पास ब्रहास, बसरा, डिगबोई या फिर टेक्सास। आपको बता दें कि जो रिफाइनरी है जो कि सबसे पुरानी है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिगबोई में। डिगबोई में रिफाइनरी स्थित है जो कि सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी है। आइए देखते हैं। डिगबोई परिष्करणशाला की स्थापना असम के ऑयल कंपनी द्वारा 1901 में की गई थी। कब की गई थी? 1901 में की गई थी। कहाँ पर? असम ऑयल कंपनी में। यह विश्व की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, विश्व श्रेया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। ऑप्शन है आपके पास बेंगलोर में, भद्रावती में, मैंगलोर में या फिर मैसूर में। आपको बता दें विश्वेश्वरैया जो आयरन एंड स्टील लिमिटेड है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भद्रावती में स्थित है। आइए देखते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक के शिमांग जिले के भद्रावती जो नदी है इसके तट पर स्थित है। 50 किलोमीटर दूर बागबुदन की पहाड़ियों की जो कमानगुड़ी की लौह अयस्क की खानों ने इसकी एक प्रभावित स्थिति को क्या किया गया है? प्रभावित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके पास सतलज, कृष्ण, नर्मदा या फिर कावेरी। आप सभी को इसका जवाब पता होगा कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है यह कृष्ण नदी पर स्थित है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में नलगोड़ा एवं गुंटूर जिलों के समीप सीमा को पर क्या है? सीमा के पास स्थित है। वर्तमान में नलगोड़ा तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की
167 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तथा 210 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या फिर स्थिर ऊर्जा। आपको बता दें कि जो कोयले से वाणिज्यिक रूप में पैदा होती है वह है ताप ऊर्जा। ताप ऊर्जा ही क्या होती है, कोयले के से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज का प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी प्रश्न में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आई हो तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं हमारे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।